मेरी त्वचा बिल्कुल साफ और निखरी हुई थी, साथ ही बहुत गोरी भी। चेहरे के नक्शे भी काफ़ी तेज़ और आकर्षक थे, पर मैं बहुत पतली और दुबली थी। छोटी उम्र से ही मुझे लड़कों के साथ दौड़ना, कूदना और खेलना बहुत पसंद था। ज़्यादातर मैं गली मोहल्ले में लड़कों की टोली के साथ ही खेलती दिखाई देती थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से माता पिता का दुलार मेरे हिस्से में थोड़ा ज़्यादा आता था। मुझसे बड़ी दो दीदी थीं, जो दोनों शादीशुदा थीं। मेरा अधिकतर वक्त लड़कों के साथ ही बीतता था, इसलिए मेरा कपड़ों का तरीका भी वैसा ही था। मैं लड़कों जैसे ही टी शर्ट और पैंट पहना करती थी, सिर पर टोपी लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सब मेरे सबसे प्रिय खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिन बीतते गए और मैं 18 साल की हो चुकी थी। 18 की उम्र में पहुंचते ही मम्मी ने मुझे मजबूरन घर में रखना शुरू कर दिया। वे बोली, तुम लड़की हो, अब घर में रहा करो, शर्म नहीं आती? इतनी उम्र हो गई और अभी भी मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती दिखती हो। अपने पैर देखे हैं? नंगे पैर खेलते खेलते कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे साइज़ की चप्पल मिलना भी मुश्किल होगा। पुरुषों वाली चप्पल ही लानी पड़ेगी। मैं बचपन से ही बेफिक्र स्वभाव की थी। मम्मी की बातें एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। उनकी डांट सुनने के बाद भी मेरा मन बाहर होने वाले क्रिकेट खेल की ओर भागता था। मैंने मम्मी से अनुरोध किया कि बस यह अंतिम बार खेलने दो, लेकिन वे नहीं मानी। मेरा बाहर जाना पूरी तरह रोक दिया गया। सिर्फ इतना था कि मैं छत पर चढ़कर पतंग उड़ाया करती या पड़ोस में रहने वाले राहुल की छत पर जाकर उसकी माँ से गिले शिकवे करती कि मम्मी ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मेरा चलना फिरना, हाव भाव सब लड़कों जैसा था, तो राहुल मुस्कुराते हुए कहता, चिंता मत करो अनन्या, अब तुम बड़ी हो गई हो, घर में रहा करो। राहुल तो उल्टा मुझे ही सलाह देने लगता। अक्सर मैं उससे उसकी टी शर्ट लेकर पहन लिया करती थी। हालांकि मैं लड़कों के साथ खेलकूद करके बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई बदमिजाजी या सीमा लांघने की कोशिश नहीं की, और इसका कारण शायद राहुल ही था, जो हर जगह मेरी रक्षा करने वाला बनकर मेरे साथ रहता था। मम्मी के कई काम भी वह कर दिया करता था, क्योंकि हमारे घर में कोई भाई नहीं था। पापा विदेश में रहते थे, 6 महीने में एक बार आते थे। जैसे ही मैंने 12वीं कक्षा पूरी की, मम्मी की पुरानी सहेली ने अपने लड़के के लिए मेरा रिश्ता मांगा। मैं 22 साल की थी जब इंदौर से मम्मी की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए प्रस्तावित किया। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने मम्मी से स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी बोली, तुम्हारी ये हरकतें देखकर मैं तुम्हारी शादी पास में करके खुद को अपमानित नहीं करवाना चाहती। अरे इतनी उम्र हो गई और चाय की एक कप भी बनानी नहीं आती। वह मेरी बचपन की अच्छी दोस्त है, बहनों सा रिश्ता है, वह तेरे सारे अच्छे बुरे छुपा लेगी। और यही मम्मी की सबसे बड़ी भूल थी। वैसे मेरी शादी के बारे में अभी तक कोई सोच ही नहीं थी। मेरा मन तो सिर्फ खेलकूद में लगा रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर जाने के बहाने ढूंढती रही और चुपके चुपके निकल भी जाती थी। मम्मी मुझे ज़ोर से खींचकर घर में बंद करती कि शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और इस लड़की को सुकून नहीं। दुल्हन शादी से पहले इस तरह इधर उधर दौड़ती फिरे तो उसका रंग रूप नहीं चमकता। और ये 4 दिन मैंने बहुत कठिनाई से घर में बैठकर गुजारे। आकाश में पतंगें उड़ती और कटती देख मैं सीधे छत की ओर भागती ताकि कटकर गिरती पतंग को पकड़ लूं। खैर, मेरी बारात इंदौर से आई थी। दिन में शादी हुई और रात की ट्रेन से वापसी का यात्रा शुरू हो गया। दुल्हन बनकर घूंघट डाले मैं ट्रेन में बैठी बहुत ऊब रही थी। मेरा पति सौरभ मुझे बार बार ध्यान से देख रहा था। मेरी सास इंदौर में ही रहती थी, इसलिए वहाँ मेरा आना जाना बहुत कम था। हर 4-5 साल बाद मम्मी की ये सहेली हमारे घर मिलने आती, हफ्ता 10 दिन रहकर लौट जाती। इसलिए मुझे न सास के घर के वातावरण के बारे में पता था, न अपने पति सौरभ के बारे में। यद्यपि मेरा पूरा बचपन लड़कों के साथ खेलते गुजरा था, लेकिन सौरभ की जिन निगाहों से वह मुझे देख रहा था और जो बेचैनी मुझे उसकी नज़रों से लग रही थी, वैसी कभी उन लड़कों से नहीं हुई जिनके साथ मैं छोटी उम्र से खेलती आई थी। वह मेरी सामने वाली सीट पर ही बैठा था। पहली बार मैं ट्रेन यात्रा कर रही थी, वो भी इस भारी दुल्हन के परिधान में। मैंने आज तक सलवार सूट भी ठीक से नहीं पहना था, हमेशा पैंट टी शर्ट या लोअर टी शर्ट में रहती थी। इस समय इस भारी लहंगे में मुझे बहुत असुविधा हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16-17 घंटे की इस यात्रा को इस भारी लहंगे के साथ पूरी की। रात को सोने से पहले मैंने गहने ज़रूर उतार दिए थे। इंदौर पहुंचने पर सास ने मोहल्ले की एक लड़की से फिर से मेरा श्रृंगार ठीक करवाया। मैं थकावट और नींद से व्याकुल थी, क्योंकि ट्रेन में ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बहुत शौकीन थी। जब नींद आती तो मैं खुद को जगाना चाहकर भी नहीं जगा पाती। इसलिए पति के कमरे में आने की प्रतीक्षा भी मैं नहीं की, सिर तकिए पर रखते ही सो गई। पता नहीं रात के कितने बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा सौरभ सोफे पर तकिया लगाकर सो रहा था। यह देख मुझे बहुत लज्जा महसूस हुई। मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। खैर, मैंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे।
मुझे ज़ोर की भूख लग रही थी। आने के बाद सिर्फ नाश्ता कराकर सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि खाने पीने का कोई इंतज़ाम कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बिस्तर से पैर नीचे रखे, पता नहीं नीचे क्या था कि मेरे पैर से टकराया और मैं गिरते गिरते बची। पर मेरे गले से एक तेज़ चीख निकल गई थी और मैं फ़ौरन संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर सौरभ की नींद ज़रूर टूट गई थी। मुझे जागा देखकर वह हंसता हुआ उठा और मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बिस्तर पर रख दिया। यद्यपि बचपन में उसका हमारे घर आना जाना होता था, लेकिन अब सौरभ मेरे लिए पूरी तरह अपरिचित था। वह मेरे बगल में बैठ गया और बोला, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? मैंने तुम्हें कितना जगाने की कोशिश की, पर तुम थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारी दुनिया की चिंताएं भुलाकर इस तरह सोई थी कि हिलने तक का नाम नहीं लिया। मैंने कहा, माफ़ करना, शायद यात्रा की थकान की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। वह बोला, हाँ, मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने लंबी सांस लेकर मुझे तिरछी नज़रों से देखा था। मुझे तो वैसी कोई बात याद नहीं थी, लेकिन ऐसा होना संभव भी था, क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी कुछ ऐसा ही कह देती थी। उस समय मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैं अभी यही विचार कर रही थी कि सौरभ से कैसे कहूँ कि मुझे भूख लगी है, कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बोला, हमारी माँओं का आपस में मिलना जुलना और आना जाना तो था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। जब मम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने अपना निर्णय मम्मी पर ही छोड़ दिया था। बाद में सोचने लगा कि पता नहीं तुम कैसी निकलोगी, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो। मुझे मम्मी के चुनाव पर कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुशी है कि उन्होंने मेरे लिए इतनी आकर्षक लड़की चुनी है। यह कहते हुए उसने साइड टेबल की दराज से एक अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। काफ़ी देर तक वह मेरी प्रशंसा करता रहा। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया और अनोखा था, क्योंकि जिन लड़कों के साथ मैं अब तक खेलती आई थी वे मुझे तो लड़का ही मानते थे, कभी ऐसी बातें नहीं कहते थे। इसलिए सौरभ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, मीठे शब्दों में बात करना, सब कुछ मन को लुभाने वाला लग रहा था। अचानक वह मेरे हाथ देखकर चुप हो गया। बोला, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े क्यों हैं? लड़कियों जैसे नरम और सुंदर क्यों नहीं हैं? उसने मेरे हाथ छोड़ दिए। बोला, मुझे लड़कियों में पुरुषों जैसी झलक बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने अपने हाथ ध्यान से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून लंबे करने का शौक़ नहीं था, न ही हाथों की देखभाल करने की कोई चिंता थी। इसलिए मेरे हाथ रूखे और हमेशा लड़कों वाले खेलों से मोटे हो गए थे। वह बिस्तर से उठकर अलमारी के पास गया। अलमारी खोलकर उसने एक काले रंग का कपड़ा मुझे दे दिया। बोला, जाओ, इसे बदल कर पहन लो। मैं खुद भी इन भारी कपड़ों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए खुश हुई। लेकिन जैसे ही बाथरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो वह बहुत पतले नेट वाली नाइटी थी। फिर भी मैं शर्माते हुए उसे पहन ली। उसे पहनते समय मैं बहुत घबरा रही थी। जब मैं कमरे में लौटी तो सामने सौरभ हाथ में परफ्यूम की शीशी पकड़े खुद पर छिड़क रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मुझ पर भी स्प्रे करने लगा। बोला, मुझे इस परफ्यूम की महक बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर वह मुझे खुद से सटाकर बैठा लिया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी निगाहें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थीं और मैं बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों का सामना मेरे साथ पहली बार हो रहा था। थोड़ी ही देर में उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ मेरे शरीर के हर भाग पर घूम रहे थे, लेकिन एक जगह पहुंचकर उसके हाथ अचानक रुक गए। फिर अचानक ही वह मुझसे पूरी तरह अलग हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया। वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। मैं काफ़ी देर तक उसकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वह कमरे में वापस नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ था। अभी तो कुछ पल पहले बहुत प्रसन्न था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए और कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा वह बाहर लॉन्स के सोफे पर सो रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है। जैसे ही मैं उसके पास गई, वह मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। मैं जितना उसके करीब आने की कोशिश करती, वह मुझसे उतना दूर भागता, वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ प्यारी बातों ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझसे कतराने लगा था। काफ़ी दिन बीत गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मेरे प्रति नहीं बदला। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, सौरभ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर रहते हैं? तो वह बोला, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी।
मैंने पूछा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? वह बोला, तुम में लड़कियों वाली कोई विशेषता ही नहीं है। तुम तो पुरुषों जैसी लगती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तक पुरुषों जैसी है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। शायद मैं पैंट और टी शर्ट पहनती थी, इसलिए वह ऐसा कह रहा था। क्योंकि मुझे शुरू से ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की सुंदर साड़ियाँ तक नहीं निकाली थीं। अब मैंने दहेज की सारी साड़ियाँ बाहर निकालीं और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। सास के साथ मिलकर सौरभ की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। उसके सारे काम भी खुद करने लगी। 2 महीने में ही मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया था, ताकि शायद सौरभ का व्यवहार मेरे प्रति सुधर जाए। लेकिन वह तो पत्थर की तरह सख्त बन चुका था। हर रात वह देर से घर लौटता और लॉन्स में सोफे पर लेटकर सो जाता। मैं उसके साथ वक्त बिताने के लिए तरसती रहती थी, उसका प्यार पाने की इच्छा रखती थी। आखिर यह तो एक स्वाभाविक चाहत थी। मेरी शादी जो हुई थी और वह मेरा जीवन साथी था। पत्नी होने के कारण मैं अपने पति के साथ गले लगना चाहती थी। भले ही मैं हर बात में बेफिक्र रहती थी, अब सौरभ की पसंद के अनुसार खुद को बदलकर अपनी असली पहचान तक गंवा बैठी थी। मैंने सौरभ को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया था, लेकिन वह वैसा का वैसा ही रहा। मुझे अब भी ठीक से बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी कि ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगीं और शोर से मेरी नींद टूट गई। मेरी सास और सौरभ के बीच काफ़ी झगड़ा हो रहा था। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो सास के कमरे की रोशनी जल रही थी और वहाँ से बहस की आवाज़ें आ रही थीं। मैं वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन सौरभ और सास के बीच जो बातचीत हो रही थी उसे सुनकर मेरे होश गायब हो गए। सौरभ अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरी सास बोली, खबरदार अगर तुमने ये बात मुंह से निकाली भी। वह बोला, मैं अनन्या के साथ नहीं रह सकता। सास ने पूछा, ऐसा क्या बुरा है मेरी बेटी में? तुम्हारे लिए उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरा घर संभालती है, कपड़े पहनने, चलने फिरने, उठने बैठने का तरीका तक बदल लिया है, और तुम हो कि उसके ऊपर सौतन लाकर बैठाना चाहते हो। वह बोला, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। उसके साथ तो कोई पुरुष भी जीवन नहीं बिता सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। अनन्या चाहे तो मैं उसे तलाक भी दे दूँगा, या चाहे तो मेरे नाम से जीवन गुजारती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर ठिठक गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह नज़रें झुकाकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे साफ साफ बता दो सौरभ कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह बोला, खुद को शीशे में देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम में क्या कमी है। मैंने कहा, वह तो मैं रोज़ खुद को देखती हूँ, मुझे नहीं मालूम। इंसान को अपना चेहरा हमेशा अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ मुझ में क्या बुराई है। वह बोला, तुम में स्त्री वाली सुंदरता ही नहीं है। सुंदर कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट नहीं बदल जाएगी। कभी अकेले में आईने के सामने खड़ी होकर देखना, बिल्कुल सपाट पुरुषों जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते समय मुझे लगता है जैसे मैं किसी पुरुष के करीब हूँ। मुझे तुमसे घिन आती है, तुम्हारे साथ रहने में घुटन महसूस होती है। तुम्हें छूने से कोई अच्छा एहसास नहीं होता, न ही दिल में कोई उमंग जगती है। तुम्हारे पास आने का मन नहीं करता, तुम्हें देखकर जी घबराता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसकी बातें सुनकर मैं निर्जीव सी होकर बैठ गई। एक औरत के लिए इससे बड़ी अपमान और बेइज्जती क्या हो सकती थी। जिन शब्दों में सौरभ ने मेरी कमी बताई थी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उसकी की गई बेइज्जती से मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन सास ने मुझे कहा, शादी के बाद से तुम मायके नहीं गई हो, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो सौरभ दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर सास बोली, मैं उन्हें समझा दूंगी। तुम उनका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसलिए उन्हें तुम्हारी कीमत नहीं पता। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, तब उन्हें तुम्हारी कदर होगी। मुझे सास की बात सही लगी। मैं अपने माँ के घर वापस चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद इंदौर से दिल्ली लौटी थी। मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। घर पहुँचते ही मैं मम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी समझी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से दुखी हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। मुझे आए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए। लेकिन मैं आज उनसे दूरियां बनाकर मिल रही थी, क्योंकि मेरी सोच बदल चुकी थी। उन लड़कों में राहुल भी था, जिससे मेरी सबसे गहरी दोस्ती थी। वह भी मुझसे मिलने आया। मैं सबके साथ हंसकर बातें कर रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान थी। मुझे सौरभ की चिंता सता रही थी। सब मुझसे बातों में व्यस्त थे, सिर्फ राहुल चुप था और मुझे एक तक देखता जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, तुम्हें क्या हो गया है अनन्या?
इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहते हुए मेरे शब्द खुद ब खुद गीले हो गए। वह मेरे चेहरे और आंखों को ध्यान से देख रहा था। बोला, हाँ, मुझे अच्छे से दिख रही है तुम्हारी खुशी। हमने बचपन साथ बिताया है, साथ खेला है, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने कुछ कहा है तो बस एक बार संकेत कर दो, फिर देखो उस साले को कैसे सुधारता हूँ। उसने अपनी बाजू चढ़ाते हुए मुझसे कहा। मैंने कहा, तमीज़ से बोलो, वह तुम्हारे जीजा जी हैं। वह बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो भी हो उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, राहुल, वह बहुत अच्छे हैं। अब मैं उसे क्या बताती। राहुल की बहन से मेरी बचपन से बहुत गहरी दोस्ती थी। वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उससे इस समस्या का समाधान पूछूं, शायद वह मेरी सहायता कर दे। अगले दिन मैं राहुल के घर चली गई। राहुल उस वक्त अपने पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाता था। मार्केट में उनके कपड़ों की कई दुकानें थीं और वह पापा के साथ मिलकर उन्हें देखता था, इसलिए शाम को ही घर आता था। दोपहर के वक्त मैं घर पहुंची थी, क्योंकि अगर राहुल घर पर होता तो मेरे आसपास ही घूमता रहता। मुझे देखते ही राहुल की बहन बहुत प्रसन्न हुई। वह मेरी वैवाहिक जीवन के बारे में पूछताछ करने लगी। मैंने उसे बस यही बताया कि सौरभ बहुत नेक व्यक्ति है और मैं बहुत सुखी हूँ। फिर बातचीत के दौरान झिझकते हुए उसने वही सवाल पूछ लिया जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका था। वह बोली कि वह मुझे एक महिला चिकित्सक के पास ले जाएगी जो इस समस्या का उपचार करती है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैं चाहती थी कि बिना किसी को बताए मेरी परेशानी का समाधान हो जाए। इसलिए अगले दिन ही मैं राहुल की बहन के साथ उस महिला डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ गोलियां दी और अच्छा पौष्टिक भोजन करने की सलाह भी दी। घर लौटते समय फ़ोन पर मेरी मम्मी अपनी सास से बात कर रही थीं। मैंने मम्मी से फ़ोन लिया और ख़ुद सास से बात करने लगी। मैंने उनसे सौरभ के बारे में पूछा। वे बोलीं, मैं रोज़ उसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मैं बहुत चिंतित थी। महिला डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थीं उन्हें मुझे भोजन के बाद लेना था, लेकिन सास से बात करने के बाद मेरी भूख ही गायब हो गई। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद सौरभ को मेरी कमी खलेगी, वह मुझे याद करता होगा, लेकिन वह अब भी वैसा ही था। मैंने मुश्किल से कुछ कौर खाए और अपनी दवा ले ली। दवा लेते ही मुझे अजीब तरह की बेचैनी होने लगी। सीने में तेज़ दर्द उठने लगा। मुझे अपना सीना बहुत भारी महसूस होने लगा। शायद मेरी समस्या का यही इलाज हो, यह सोचकर मैं वह दवा लेती रही। दवा खाते ही मेरे पसीने छूटने लगते, घबराहट होने लगती, लेकिन सौरभ के लिए मैं यह सब सहन कर रही थी। एक दिन मेरे नंबर पर सौरभ का फ़ोन आया। दिल्ली आने के बाद सौरभ का फ़ोन आज पहली बार आया था। मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा कि शायद वह मुझे याद करके फ़ोन कर रहा होगा, लेकिन वह बोला, तुम जो खेल मेरे साथ कर रही हो वह ठीक नहीं है। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से घर से निकाल रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं तुम जैसी मर्दानी लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया कि उसे सारी दुनिया की अच्छाइयाँ सिर्फ तुम में ही दिखती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन का समय दे रहा हूँ, नहीं तो तलाक भेज दूंगा। चाहे माँ मुझे बाद में घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी। बार बार सौरभ सौरभ पुकार रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो। जैसे ही फ़ोन रखकर मुड़ी तो मेरे पीछे हाथ बांधे राहुल खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। वह बोला, तुम्हारे पति का फ़ोन था ना? मैंने कहा, हाँ। वह बोला, क्या कह रहा था और तुम रो क्यों रही हो? वह उस समय बहुत गंभीरता से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब? तुम हर समय मेरे सिर पर क्यों चढ़े रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में घुस आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में, इस तरह बिना इजाज़त आने वाले? जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कड़ी बातें सुना दी। मेरा ऐसा गुस्सा देखकर वह बोला, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारे पति का बर्ताव तुम्हारे साथ सही नहीं है। मैंने कहा, यह हम पति पत्नी का निजी मामला है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी दवाइयाँ देखकर मुझे सौरभ की बात याद आ गई। मैंने 2 गोलियाँ निकाली और एक साथ खा लीं। मैं चाहती थी कि मेरी मुसीबत जल्दी ठीक हो जाए ताकि मेरा घर बच जाए, लेकिन दवा लेते ही मुझे इतनी तेज़ घबराहट हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गईं। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मम्मी मेरी हालत देखकर घबरा गईं। पापा घर पर नहीं रहते थे, बाकी बहनें अपने अपने घर की थीं, इसलिए मम्मी ने राहुल को ही बुलाया और उसी के साथ मुझे अस्पताल ले गईं। 3 दिन तक जो कुछ खाती वह पचता नहीं था। महिला डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो बोली, यह दवा बहुत तेज़ है और इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं। यह आपके गुर्दे तक खराब कर सकती है।
ऐसी दवाइयों और झूठी डॉक्टरों के पास जाकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। वह मुझे दवा लेने की वजह पूछने लगी। मैं रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे बोली, यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह किसी को कैसा शरीर देता है। इंसान के बस में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह समस्या होती है, लेकिन जो पुरुष चरित्र से कमज़ोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज्जत का कोई सम्मान नहीं होता, वही ऐसी बातें करते हैं। समय के साथ यह समस्या खुद ठीक हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाता, पति पत्नी का रिश्ता निभाता और तुम अपना खान पान ठीक रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद बदलता। यकीनन तुम्हारा पति या तो मानसिक रूप से बीमार है या बहुत नीच सोच वाला है। मम्मी भी वहीं मौजूद थीं। ये बातें सुनकर माथे पर बल पड़ गए और सिर झुकाए बैठी रहीं। घर लौटते ही राहुल ने मम्मी को बताया कि मेरी दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करनी है, और फिर चला गया। मम्मी मुझे बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा कहती थीं कि मुझे घर बसाना नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, मैंने सौरभ के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया। सारे काम सीख लिए, आप मेरी सास से पूछ लीजिए। लेकिन फिर भी वह मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घिन आती है, मेरे साथ रहने से जी घबराता है। ऐसी बातें औरत की आत्मा को तक चोट पहुंचाती है। फिर भी मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरे लिए जगह बने, वह मुझे तलाक न दे। मैं तलाक का कलंक नहीं लगवाना चाहती थी। यह सब कहते हुए मैं रो रही थी। मम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मम्मी ने मेरी सास से बात की। सास खुद बहुत दुखी थी। बोली, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण अनन्या की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बेटा एक वैश्या के प्यार में फंस गया था, उसके साथ गलत रिश्ता बना लिया था। मैंने उसे अपनी सौगंध देकर अनन्या से शादी करवाई, लेकिन उसे उस बाजारू औरत की लत लग चुकी थी। इसलिए जब घर की सभ्य लड़की में वैसी हरकतें नहीं दिखीं, तो उसने अनन्या में कमियां ढूंढनी शुरू कर दी। मेरी सास मेरे पास आई और ख़ुद मुझे सौरभ से तलाक दिलवाया। बोली, वह मेरी बेटी के लायक ही नहीं था, लेकिन पुरुषों पर से मेरा भरोसा उठ चुका था। तलाक को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे कि राहुल की मम्मी राहुल का रिश्ता मेरे लिए लेकर आईं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। एक पुरुष से गहरा आघात लगा था, इसलिए किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, राहुल वैसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा, मुझे विवाह नहीं करना। वे निराश होकर लौट गए। कुछ दिनों बाद मैं आंगन में बैठी थी कि एक गेंद आंगन में आकर गिरी। बाहर लड़कों की हल्ला होने लगा। दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो मैंने गेंद उठा ली। दरवाज़ा खोलकर अपना गेंद वाला हाथ बाहर किया। मुझे लगा कि गेंद लेने के लिए बजाया है, लेकिन किसी ने गेंद की बजाय मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। गेंद मेरे हाथ से छूट गई। मैंने दरवाज़ा और खोलकर देखा तो सामने राहुल खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने थामा हुआ था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा, राहुल, मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी इच्छा। वह दरवाज़ा धक्का देकर अंदर आ गया। बोला, मुझ में क्या बुराई है? इनकार की वजह बताओ अनन्या। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वह पूछने लगा, क्यों? क्या उस नीच व्यक्ति से इतना प्यार है कि उसकी याद में अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो? वह गुस्से से मेरी आंखों में देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी प्यार नहीं। अब तो पुरुषों से ही घृणा हो गई है। अपनी ज़िंदगी में किसी पुरुष को जगह नहीं देना चाहती। वह बोला, उस आदमी की वजह से तुम ये झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें सौरभ से मोहब्बत है, तभी इनकार किया है। नहीं तो अपनी माँ के आंसू तुम्हें दिखते, अपने पापा की झुकी कमर याद आती, जो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बसे। लेकिन तुम्हें सिर्फ सौरभ ही अच्छा लगता है, उसी के दुख में सारी उम्र बिताना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे सौरभ से कोई मोहब्बत नहीं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? वह बोला, ठीक है, तो इस बात का प्रमाण दो मुझे। मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे विवाह कर लिया तो मैं मान लूँगा कि तुम्हें सौरभ से नफरत है। अपने लिए नहीं तो अपने बूढ़े माता पिता की प्रसन्नता के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वह चला गया। मैं रोने लगी। मैंने सचमुच अपने माता पिता के बारे में विचार ही नहीं किया था, जो मेरे दुख से दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे। मैंने उसकी बात पर फिर कोई विरोध नहीं किया। चुपचाप मैंने राहुल से विवाह कर लिया। लेकिन जब वह कमरे में आया तो मुझे अजीब डर लगने लगा कि कहीं वह भी मुझे उन शब्दों से अपमानित न कर दे जैसे सौरभ ने किया था। जैसे ही वह मेरे पास बैठा, मैं रोने लगी। वह बोला, अनन्या, हर पुरुष इतना नीच नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या लगता है कि मैं तुम्हारी उन कमियों को तुम्हारे सामने लाऊंगा जिनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है? मैं आश्चर्य में थी कि उसे यह सब कैसे मालूम। वह हर बार की तरह मेरे मन और दिमाग में उठने वाले हर सवाल को कैसे समझ जाता था। वह मेरा हाथ पकड़कर बोला,
महिला चिकित्सक की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने डॉक्टर को बताई थी। तुम्हारी मम्मी और पापा से भी कह चुका था कि ऐसे घटिया व्यक्ति से अनन्या को तलाक दिलवा दें। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ जो बीत गया। बस इतना याद रखो कि राहुल बचपन से तुमसे प्यार करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी सौरभ से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे यह बात बाद में पता चली, नहीं तो कभी तुम्हारी यह शादी होने ही नहीं देता। बातें करते करते राहुल